सर अब मैं बढ़ता हूँ कान की तरफ से अब नाक की तरफ बढ़ते हुए एक सर सबसे कॉमन होता है साइनसाइटिस जिसको बोलते हैं। कोई ये तो साइनसाइटिस मतलब नाक का बहना कह सकते हैं इसको, और ये इसके बारे में बताइए। नहीं, और साइनोसाइटिस नहीं महेंद्र जी, मैं बोलूँगा साइनस है, मेरे को स, साइनस है। अच्छा। हमारे पास मरीज जाता है, हाँ सर मेरे को साइनस। साइनस है। हाँ देखो, साइनस साइनस तो हर किसी को रहता है। रहता है। साइनस एक नॉर्मल नॉमेनकल्चर है जो हम्म। हमारे नाक के पास में हड्डियों में खाली जगह रहती है जिसमें एयर रहती है, उसको हम हाँ हाँ साइनस बोलते हैं। हाँ। इसके इन्फेक्शन को साइनोसाइटिस कहा ओके जाता ओके। है। तो ये स्टार्ट होता है सर्दी के कारण। ओके। मतलब नाक में सर्दी हुई हम्म। और नाक से ही जुड़े ये साइनसेस रहते हैं, वो सर्दी का अपन ने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया ओके। तो साइनस तक पहुंच गई, और वहाँ फिर इन्फेक्शन होके कलेक्शन होने लगता है पस का, बस फॉर्मेशन। साइनस ब्लॉक होना, नेज़ल ब्लॉक होना, और उसके बाद हेडेक होना। ओके तो ये सब चीज़ें होती है यदि आपने प्रॉपरली कॉमन कोल्ड का ट्रीटमेंट नहीं लिया तो। ओके। और प्रॉपरली कॉमन कोल्ड का ट्रीटमेंट आपने ले लिया तो साइनस तक इन्फेक्शन नहीं पा जाता ही नहीं है। जाते नहीं। फिर साइनस साइनस तक इन्फेक्शन चला गया, हाँ हाँ। आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लिया, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, तो जो मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जिसको कि हम कंजर्वेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बोलते हैं, उससे ही पूरा ठीक हो जाता है। ठीक हो गया। बट ये परमानेंट बना रहता है, तो उसमें जो अंदर स्किन है हम्म। उससे पॉलिश बन जाते हैं। पॉलिश बनना मतलब मस्से मत बनना से। नाक के। सर ये नाक गलत के बात है, मेरे क्वेश्चन आप पहले ही पूछ आंसर दे देना। नहीं, ये सब चीज ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जुड़ी हुई है जुड़ी तो हुई हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको उसी तरफ ले मेरे जा को भी रहा हूँ। मौका दीजिए क्वेश्चन पूछने का। आपका क्वेश्चन क्या था, ये हाँ, बता मेरे दीजिए। अब बात करते हैं सर इसके एलर्जिक राइनाइटिस जिसको बोलते हैं, और नेज़ल कंजेशन जो अभी आप साइनस में बता ही रहे थे, इसके बाद जिसकी रनिंग नोज़ रहता है 12 महीना उसको सर्दी बनी रहती है, और उससे वो यानी इतना डिप्रेशन में चला जाता है, और वो हर किसी एक एक्सक्यूज़ का भी कारण रहता है कि मेरे को तो सर्दी है, मैं ये नहीं खा सकता, मैं ये नहीं खा। तो उसके बारे में थोड़ा सा उसके बचाव के तरीके एलर्जिक राइनाइटिस बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर हो गया है, बहुत ही कॉमन डिजीज़ हो गई मैं कहूँगा, क्योंकि आजकल जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है ये है। आप टू व्हीलर से निकल जाओ रोड्स पे, कितनी सारी चीज़ें का एक्सपोजर होता है, फिर धूल मिट्टी। तो एलर्जिक राइनाइटिस बहुत कॉमन है मेरे ख्याल से। जीवन में मतलब हर आदमी को कुछ टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए एलर्जिक राइनाइटिस तो झेलनी ही पड़ती होगी। और इसके जो कॉमन सिम्टम्स रहते हैं, छींकें आना, बहुत ज़्यादा छींकें आना, नाक से पानी आना, नाक बंद होना, सिर दर्द होना, सिर दर्द। और शरीर में फूटन सी रहना, मतलब हम लोग जिसको मेलेज बोलते हैं, या फीवर जैसे लगना, फेवरिश। फीवरिश लगने लगता है। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं और बहुत ही कॉमन डिजीज़ हो गई है, क्योंकि आज का जो वातावरण है इस कारण से। उससे कैसे बचा जाए बहुत डिफ़िकल्ट है कि कैसे बचा जाए। तो ये है कि अब आप हर जगह तो मास्क पहन के नहीं रह सकते, बराबर। पर मेरा ये प्रैक्टिकल अनुभव है कि जब अपना एक कोरोना काल चल रहा था, कोरोना का टाइम था 1 से 2 साल का, उस समय हमारे एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट्स कम हो गए थे, क्योंकि हर कोई उस समय मास्क पहन रहा था। तो जो एलर्जेंस हैं जो एटमॉस्फेयर में रहते हैं, वो नाक के अंदर नहीं जा पा रहे थे। हाँ, पोलन ग्रेन्स हैं, डस्ट है, डस्ट माइट्स हैं, तो ये नाक के अंदर नहीं जा पा रहे थे। तो उस समय जो इंसिडेंस था एलर्जिक राइनाइटिस का एकदम कम हुआ था। तो ये आपने बहुत सही पूछा था कि बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। हाँ। एक सीवियर एलर्जिक राइनाइटिस रहती है जिसमें कि पेशेंट कंटिन्यूसली नेज़ल डिस्चार्ज हो रहा है, नाक से पानी आ रहा है, छींकें आ रही है, सिर दर्द हो रहा है, साहब मैं तो काम नहीं करता, मतलब 24 घंटे परेशान है। ये परसिस्टेंट एलर्जिक राइनाइटिस होती है। ऐसे पेशेंट्स को एग्रेसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जिसमें कि हम लोग एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट देते हैं, टेबलेट्स देते हैं, फिर कुछ नेज़ल स्प्रेज रहते हैं वो देते हैं, और साथ में ये भी एडवाइस करते हैं सामान्य चीज़ जैसे कि जल नीति, आप जल नीति रेगुलर कर लिए, तो जो इंसिडेंस है और जो प्रभाव एलर्जिक राइनाइटिस का वो कम होगा। बट ये बहुत ज़्यादा जब एलर्जिक राइनाइटिस बढ़ जाती है ना, तो वो नेज़ल पॉलिप्स को जन्म देती है बहुत ज़्यादा एलर्जी के कारण,
और जो नेजल पॉलिप्स बड़े हो गए तो देन वी हैव टू रिमूव इट बाय एंडोस्कोप, सर्जिकली वी हैव टू मैनेज इट। ओके। तो एलर्जिक राइनाइटिस के कारण ही नेजल पॉलिप्स होते हैं। एक पॉलिप्स होते हैं जो इन्फेक्शन के कारण भी होते हैं, बट कॉमन पॉलिप्स जो हैं, नेजल कंजेशन है, पॉलिप्स हैं, ये एलर्जिक राइनाइटिस के कारण है। और एक बार पॉलिप्स हो गए तो फिर वो सर्जरिकली ही हमें ठीक करना पड़ता है। दवाइयों से ठीक नहीं? दवाइयों से नहीं ठीक हो पाते हैं। ओके। हाँ, पर इसका एक है कि एलर्जिक राइनाइटिस सर्जरी से ठीक नहीं होती है। हाँ, ये दवाई एलर्जिक राइनाइटिस को तो हमें कंट्रोल करना है। कंट्रोल करना, जैसे कि आप बीपी कंट्रोल करते हैं, शुगर कंट्रोल करते हैं, वैसे एलर्जिक राइनाइटिस को हमें कंट्रोल करना पड़ता है कुछ एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट लेके। लेकिन यदि पॉलिप्स हो गए, बहुत सीवियर ग्रेड की एलर्जिक राइनाइटिस रही है, तो पॉलिप्स को जन्म देती है। तो पॉलिप्स को हमें एंडोस्कोपिकली हटाना पड़ता है। फिर वो अंदर साइनस क्लीन होते हैं और तभी जाके एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट का असर हो पाता है। नहीं तो पूरे टाइम नाक बंद रहना, मुंह से सांस लेना, नेजल ब्लॉकेज, ये पॉलिप्स के कारण होता है। पॉलिप्स के कारण होता है, मस्से हो जाते हैं। पॉलिप्स जो हैं, एलर्जिक राइनाइटिस पॉलिप्स को जन्म देती है। एलर्जिक राइनाइटिस में करीब 40% जो पेशेंट्स रहते हैं वो अस्थमा की तरफ भी जाते हैं। ओके। तो मैं आज भी अभी भी यही कहूँगा कि आप एलर्जिक राइनाइटिस का एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लें और उसे कंट्रोल करके रखें। अब मैंने जैसे कहा कि एलर्जिक राइनाइटिस के लिए टैबलेट्स भी होती हैं और एक उपचार होता है जिसको हम इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं, जिसमें कि एलर्जिक स्किन प्रिक एलर्जिक टेस्ट करते हैं और उससे पता करते हैं कि कौन कौन से एलर्जेंस हैं जो आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, और उस एलर्जन का आजकल इम्यूनोथेरेपी दिया जाता है जिसका कि ड्यूरेशन करीब 6 मंथ टू 1 ईयर होता है। बट वो लेने के बाद आपके एलर्जिक राइनाइटिस 70 to 80% कंट्रोल हो जाती है। एंड अगेन बूस्टर डोज भी उसका होता है, वो यदि पेशेंट ने ले लिया है तो डेफिनेटली पेशेंट को बहुत हेल्प मिलती है और ये कंट्रोल हो जाती है। और जो उसके जो आगे के चीज़ें हैं एलर्जिक राइनाइटिस की, जैसे पॉलिप्स होना, अस्थमा होना, ये सब नहीं हो पाता है। तो मेन ट्रीटमेंट 2 लाइन में रहता है। एक तो होता है कि टैबलेट्स लेना, टैबलेट्स फिर आपको हर समय लेना पड़ेगा। जैसे कि आज लिया टैबलेट, कल नहीं लिया, कल आपको फिर छींके आएगी, फिर नाक से पानी आएगा, तो इसलिए उसको लॉन्ग ड्यूरेशन या लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए कि आप स्किन प्रिक एलर्जी टेस्ट करा लें किसी भी ENT स्पेशलिस्ट के पास जाके, और फिर इम्यूनोथेरेपी ले लें, तो उससे आप लॉन्ग लाइफ तक विदाउट एलर्जी रह सकते हैं। और ये इम्यूनिटी पे भी डिपेंड करता है? हाँ, डेफिनेटली इम्यूनिटी पे तो सब कुछ, अपनी बॉडी की हर चीज़ डिपेंड करती है। बिल्कुल। सर, एक शब्द आजकल ज़्यादा चला है, मैं मोस्टली जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह हैं, राइनोप्लास्टी सर्जरी। कई एक्ट्रेस ने अपनी नाक सीधी कराई है ये एक राइनोप्लास्टी में ही आता है, मैंने भी ये सुना है, यानी मैं देखा तो नहीं नाक है। अपनी नाक बनाने के लिए, अपनी नाक बढ़ाने के लिए नाक को तो अच्छी रखनी पड़ती है, और ये नाक का सवाल है नाक के शेप का सवाल है। तो ये राइनोप्लास्टी सर्जरी, ये एक नेज़ल नाक की प्लास्टिक सर्जरी होती है, जिससे कि जो आपको शेप पसंद नहीं है, जैसा शेप चाहिए वो शेप दिया जाता है प्लास्टिक सर्जरी करके। इसमें हम लोग कुछ बोन्स भी लगाते हैं, या जो उठी हुई नाक है उसको नॉर्मल करते हैं, और यूजुअली ये स्कारलेस होती है। सर, एक चीज़ मतलब बाहर स्कार नहीं होता है। जैसे नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, जो राइनोप्लास्टी से ही ठीक होती है, उसकी वजह से भी सांस लेने में तकलीफ और ये सारी चीज़ें आती है? नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, इसमें फिर राइनोप्लास्टी होती है, जो नाक का बाहरी शेप है उसको चेंज करना, जो नाक का बाहरी स्ट्रक्चर है, जैसे लुक है, इट इज़ 100% कॉस्मेटिक सर्जरी। इसका नाक की सांस लेने से रिलेशन नहीं है। जो नाक की आप सांस की बात कर रहे थे, उसके लिए अलग सर्जरी होती है जिसको हम सेप्टोप्लास्टी या SMR ऑपरेशन बोलते हैं, और ये राइनोप्लास्टी के साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो मैं बोल रहा था, जैसे नाक की हड्डी बढ़ जाने के लिए, नाक की हड्डी बढ़ जाती है, नाक से सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए
जो नाक की हड्डी है उसकी सर्जरी होती है, उसको सेप्टल सर्जरी बोलते हैं। उससे हम नाक की हड्डी को सीधा कर देते हैं, नाक की दोनों तरफ बराबर स्पेस होता है और पेशेंट सांस ले पाता है। तो उससे ये समस्या हल हो जाती है। पर जो आप राइनोप्लास्टी बोल रहे थे वो एकदम अलग है, अपनी सुंदरता, हाँ, वो सुंदरता को बढ़ावा देने के लिए, कॉस्मेटिक है। अपनी नाक रखने के लिए की जाती है। नाक का सवाल है। हाँ, ये नाक का सवाल है। सर अभी नाक से होते हुए अब अपन गले पे बढ़ते हैं। एक टॉन्सिल हर कोई, यानी मैं अपने सामाजिक लोगों में सुनता हूँ, या आप तो यानी आप उसी के स्पेशलिस्ट हो, तो आपके पास तो सर मेरा बारिश शुरू हुई या ठंड बढ़ गई या ठंडा खा लिया गर्म का, ये टॉन्सिल का शब्द सुनने में आता है, टॉन्सिलाइटिस जिसको बोलते हैं। बहुत ज़्यादा कॉमन ये है। क्या है और इसके कैसे अपन बच सकते हैं इससे, और इसके ये टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन ऐसा है कि जैसे ही आप अपना मुंह मिरर के सामने खोलोगे तो दोनों तरफ दो गोल से, मतलब मैं तो बच्चों को बोलता हूँ ये गुलाब जामुन अटका लिया आपने, दो गोल से स्ट्रक्चर दिखेंगे जो कि इन्फेक्शन को पकड़ लेते हैं। कुछ भी ठंडा गर्म खाने से या मौसम चेंज हुआ, और फिर ये इन्फेक्शन को यदि आपने पहली बार में प्रॉपरली कंप्लीट क्योर नहीं किया तो थोड़ा बहुत इन्फेक्शन बचा रहता है, कुछ दिन बाद फिर होता है, फिर होता है, फिर होता है, और फिर ये जन्म देता है क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस। तो उससे बचाव का सबसे अच्छा तरीका रहता है कि आप कुछ भी खाने के बाद वार्म सलाइन गार्गल करें। वार्म सलाइन गार्गल मतलब गुनगुने पानी में 2 चुटकी नमक और उसके गरारे करें। तो जो भी फूड पार्टिकल्स टॉन्सिल्स में फंसते हैं वो निकल जाते हैं। तो इस इन्फेक्शन के 70 to 80% चांसेस खत्म हो जाते हैं, घर पे ही ठीक हो जाता है, घर पे ही ठीक हो जाता है। और बच्चा भी परेशान नहीं होगा, एडल्ट्स को भी होता है वो भी परेशान नहीं होंगे। अरे वाह, हाँ, बच्चे की वजह से पेरेंट्स पे असर पड़ता है। और बच्चों को ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है क्योंकि उनको सर्दी जल्दी लगती है, सर्दी के बाद वो आता है इन्फेक्शन गले में, और गले में इन्फेक्शन हुआ, थोड़ी सी आपने एंटीबायोटिक दे दिए, बच्चा ठीक हो गया, खेलने लगा, आपने एंटीबायोटिक बंद कर दी, पूरा कोर्स 5 दिन का या 7 दिन का कोर्स नहीं दिया, और वो परसिस्टेंट इन्फेक्शन बना रहता है। और वो एक क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस को जन्म देता है, जिसके साथ कि जो टॉन्सिल्स, एक और टॉन्सिल होता है अपने बॉडी में जो नाक के पीछे रहता है, जिसको कि हम एडेनाइड्स बोलते हैं। तो एडेनाइड का इन्फेक्शन भी होता है, वो भी बड़े हो जाते हैं साइज में, टॉन्सिल्स भी बड़े हो जाते हैं, और बच्चा फिर मुंह से सांस लेने लगता है। ये यूजुअली 5 साल से लेके 12-13 साल की उम्र में ज़्यादा देखा जाता है कि बच्चा माउथ ब्रीदिंग करने लगता है, बच्चा स्नोरिंग करने लगता है। और बहुत सारे हमारे पास तो पेरेंट्स उनका वीडियो लेके आते हैं कि सर ये रात में सो ही नहीं पा रहा है, सांस ही नहीं ले पा रहा है। कई लोगों की आवाज़ भी निकलना बंद हो जाती है, आवाज़ निकलना बंद हो जाती है, खाने में तकलीफ होती है, और ऐसे बच्चों की जो नाक है वो भी एकदम डिप्रेस हो जाती है, क्योंकि बच्चे सांस लेने का काम मुंह से करने लगते हैं, और मुंह से जब बच्चा सांस लेगा तो फिर टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका लें। यदि बहुत समय से है तो मैं एडवाइस करूँगा कि एक ENT स्पेशलिस्ट को जाके दिखाएं, और यदि सर्जरी की ज़रूरत है तो वो भी इसको पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। हाँ, पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। और आज जो हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, एंडोस्कोप्स हैं, इतनी अच्छी सर्जरी होती है एडेनाइड्स की कि रिकरेंस के चांस तो रहती है, मतलब रिकरेंस मतलब फिर से होने के चांस तो खत्म ही हो गए हैं। टॉन्सिल्स, एडेनाइड्स कंप्लीटली ठीक हो जाता है, बच्चा फिर से नाक से सांस लेने लगता है, उसकी नींद प्रॉपर होने लगती है, और उसकी नींद प्रॉपर होने लगती है तो पेरेंट्स की भी नींद प्रॉपर होने लगती है। सर एक और आता वोकल, जैसे गले की अपन बात करें, वोकल कॉर्ड डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, यानी बोलने जहाँ से आवाज़ निकलती है उसमें बीमारी, उसको वोकल कॉर्ड्स डिसऑर्डर बहुत 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 ज़्यादा, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जो कॉमन है उसके बारे में बताऊंगा कि इसको हम लोग बोलते हैं कि कोई सिंगर है, कोई टीचर है, कोई हॉकर है, इनको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जो तेज बोलते हैं, जो तेज बोलते हैं, नेता, जो ज़्यादा बोलते हैं, नेता नगरी सॉरी ऐसा नहीं है, आजकल नेता लोग बहुत अच्छे अच्छे माइक्स का यूज़ करते हैं और धीरे बोलते हैं। उनको क्योंकि वो गला कटवाना, वो जागरूक हो गए जागरूक हो गए। तो इसमें क्या रहता है, बहुत ज़्यादा तेज बोलने से बहुत लंबे समय तक आप क्लास ले रहे हैं, जैसे टीचर्स हैं, सर मेरे तो 6-6 लेक्चर रहते हैं, तो डेफिनेटली
ऐसे बहुत सारे टीचर्स, ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हम्म, हमारे पास आते हैं जिनको कि ओकल नोड्यूल्स हो जाते हैं। ओके। मतलब कि जो ओकल कॉर्ड्स हैं हम्म, उसमें गठान बन जाती है। ओहो। वो ज़्यादा बोलने के कारण, गलत तरीके से तेज बोलने के कारण होती है। वॉइस मॉड्यूलेशन बिगड़ हाँ, जाता है उससे। वॉइस मॉड्यूलेशन में। ओके। फिर उसका ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी है। ओके। सर्जरी करके हम वो ओकल नोड्यूल को हटा देते हैं हटा और उसकी वॉइस एब्सोल्युटली नॉर्मल पहले जैसी हो जाती है। बट ये है कि वो ना हो, उससे बचने के क्या है उपाय हैं। हम्म। तो मैंने देखा है, देखा क्या है आजकल तो लोग उसको यूज़ भी कर रहे हैं। गला ना कटे उसके उपाय बताओ आप तो। हाँ, मैं तो ये देखा है, नहीं नहीं, मैं तो एकदम हाँ, कॉमन चीज़ बता रहा हाँ, हूँ हाँ। साहब, कि आपकी कॉलोनी में वो सब्जी वाला आजकल ना हाँ, माइक लेके माइक चलता लेके है, बराबर। जो रिकॉर्डेड वॉइस रहती है, उसने चिल्लाना बंद कर चिल्लाना दिया। बंद कर दिया। हमारे पेशेंट्स कम हो गए। पेशेंट। तो लेकिन मैं टीचर्स को भी आजकल एडवाइस करता हूँ कि हम्म, आप भी ये माइक वाला सिस्टम रखें, ओके। बहुत ज़्यादा तेज ना बोलें, चिल्लाए नहीं। एक स्मूथ वॉइस दें, तो ये ओकल नोड्यूल, ओकल पॉलिप ये सब नहीं होगा ओके। और इससे आप बचे रहेंगे। हम्म, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर कोई ये सर्जरी करा सकता है। हाँ, फिर सर्जरी के भी ड्रॉबैक्स रहते ड्रॉबैक्स हैं, रहते हैं। ओके। कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। मैं नहीं बोलूँगा कि नहीं, आजकल तो बहुत ही अच्छी सर्जरी हो रही है, इतने अच्छे एंडोस्कोप्स हैं, अपने इक्विपमेंट्स हैं, लेज़र्स हैं, हम्म, कॉग्लिसेंस हैं कि ओकल पॉलिप, ओकल नोडल बहुत अच्छे से हो जाता है एंड बैक टू नॉर्मल वॉइस हो जाती है। पर फिर भी हमें प्रिवेंशन की तरफ ही जाना चाहिए। जी। तो ये ना हो, इसके लिए है कि आप जो अपनी आवाज़ है उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं, कैसे? प्यार से करें। प्यार से कर। सिंगर्स को ही मैं बोलता हूँ हम्म, कि बहुत ज़्यादा हाई पिच पे हाई नोट लंबे पे समय तक मत जाएं, मत हाई जाए। नोट पे बहुत लंबे समय तक न जाएं। हम्म, और उसके लिए जैसे कि अपनी मोटरसाइकिल में लुब्रिकेंट चाहिए रहता है, हम्म, उसके लिए आप वोकल कॉर्ड्स को भी लुब्रिकेंट्स दें। लुब्रिकेंट। तो ओके। उसका तरीका है कि आप स्टीम इनहेलेशन लेते रहें, ओके। पानी ज़्यादा पीते रहें, हम्म, बीच में सिंगिंग के बीच में भी आप पानी ज़्यादा पीते रहें, हम्म, स्टीम लेते रहें, तो आपके वोकल कॉर्ड्स लुब्रिकेट रहेंगे। तो ये ओके। सब जो वोकल कॉर्ड डिसऑर्डर है, वॉइस डिसऑर्डर्स है, आपको कम से कम होंगे ओके। और प्रॉब्लम नहीं होगी और हम लोग की हेल्प नहीं लेनी नहीं पड़ेगी। कर। ओके। सर एक जो अभी आपने बीच में छोटा सा डिस्कस किया था, स्नोरिंग, स्नोरिंग खर्राटे जिसको बोलते हैं, आज इसकी वजह से लोग तलाक लेने पे कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। इस वजह से एक बहुत बड़ा रीज़न है ये, यानी इस पे एज बार नहीं रखता, एज नो एज एज बार, नो एज नो बार। एज बार। तो ये खर्राटे की समस्या आपने बताया, खर्राटे की समस्या कैसे उत्पन्न होती है और इससे बचाव के सबसे बड़े बचाव का तरीका हमें बताएं, और खर्राटे, लोगों का घर भी हाँ, बचे और सुरक्षित भी रहे। संबंध भी बने रहे। संबंध भी बने रहे। खर्राटे ऐसा है कि जो अपना एयरवे है, हाँ। ये स्टार्ट होता है नाक से। ओके। नाक से लेके मुंह के पीछे वाले पार्ट से हम्म, फिर जाता है लंग्स तक। हम्म, तो ये जो अपना रास्ता है, हम्म, ये अच्छा चौड़ा बना रहेगा ना, तो आपको खर्राटे नहीं खर्राटे नहीं आएंगे। आएंगे। ओके। अब खर्राटे के कारणों में सबसे पहला आता है नाक की बीमारियाँ। ओके। नाक की हड्डी में टेढ़ापन, नाक में मस्से हो जाना आपको खर्राटे पैदा करेगा। ये हो गए नाक के प्रॉब्लम। अब जैसे ही नाक से पीछे गए तो हमारा नाक के पीछे वाला और मुंह के पीछे वाला हिस्सा आता है, जिसको कि हम नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स कहते हैं। ओरोफेरिंग। तो जो नाक के पीछे वाला हिस्सा है उसमें बहुत ज़्यादा फैटी टिश्यू होना, क्योंकि आजकल देखा है आपने ओबेसिटी हाँ, ओबेसिटी बहुत कॉमन हो गई कॉमन है। है। तो जितनी ज़्यादा ओबेसिटी होगी वहाँ इतना ज़्यादा फैट जमा होगा, हम्म, जो नॉर्मली होता है। नॉर्मल बट डिजीज़ में वहाँ ट्यूमर भी होते हैं, ट्यूमर भी। तो नेजोफेरेंजियल ट्यूमर्स होते हैं हम्म, एडल्ट्स में, ओके। तो आपको खर्राटे आएंगे। हम्म, फिर जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, बच्चों में जो एडेनाइड्स रहते हैं वो हम्म, भी हम्म, नेजोफेरिंग्स में रहते हैं, ओके। उसके कारण भी खर्राटे आते हैं। हम्म, तो उन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा खर्राटे से बचने के लिए। फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं उससे, तो ओरोफेरिंग्स होता है मुंह के पीछे वाला मुंह के हिस्सा। पीछे का तो वहाँ आ जाता है अपना तालू वाला पार्ट, तालू वाला टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स। तो टॉन्सिल्स आपके बड़े हैं, तालू वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा लंबा है, तो भी पेशेंट्स को खर्राटे आते हैं। क्योंकि तालू आपने देखा ना, आप थोड़ा देखेंगे कि तालू एकदम फ्लेक्सिबल होता है, मतलब आगे पीछे हो सकता है। हाँ। तो जैसे ही आपको नींद लगी और आप चित सोए हुए हैं, तो तालू जाके पीछे की तरफ चिपक जाता है ओके। और फिर सांस अंदर जाने के लिए
फट 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 खर्राटे। प्रेशर लगा के, और वो खर्राटे पैदा करती कई लोग है। यानी आंख बंद हुई नहीं कि एकदम खर्राटे चालू हो बिल्कुल जाता है। बिल्कुल। तो ये यहाँ तक अपन पहुँचे ओरोफेरिंग्स तक हाँ। कि तालू वाला पार्ट, टॉन्सिल वाला पार्ट। फिर थोड़ा नीचे आया तो जो अपनी जबान है, जवान। हाँ हाँ, जबान के लिए आप भी परेशान हैं, हम भी हम भी परेशान हैं। सब तो जबान का जो जवान से ही पीछे गरीब है। जबान के जो पीछे वाला हिस्सा रहता है, जिसको हम लोग बेस टंग रहते हैं, बेस टंग कहते हैं, बेस टंग वाला जो हिस्सा है हाँ। उसमें बहुत ज़्यादा यदि बल्की होता है तो भी खर्राटे आते हैं। तो इन सब चीज़ों का उपचार संभव है, ट्रीटमेंट संभव है, कंजर्वेटिव मतलब कि दवाइयों से भी, अपनी एक लाइफ स्टाइल चेंज करने से भी, एंड सर्जरिकली भी। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से भी संभव है। बिल्कुल बिल्कुल संभव है। आपका वजन यदि बढ़ा हुआ है 100 के ऊपर, आप वजन कम करिए साहब, आपके खर्राटे 90% कम हो जाएंगे। ये मैं अपने घर में भुगत चुका हूँ। नहीं नहीं, रात मैंने में, देखा है आधी रात आपको, में, आपका वजन बहुत ज़्यादा था, आपने अभी काफ़ी मेंटेन कर लिया, और अब तो मेरे से भी कम वजन हो आधी गया। रात में मेरी लड़ाइयाँ हुई हैं घर में सर, खर्राटे की वजह से। तो खर्राटे अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, हाँ। क्योंकि नहीं तो फिर कहा जाए कि मैंने पूरा बताया नहीं। हाँ, नहीं, तो नहीं। मैं आया था बेस टंग तक। बेस टंग के बाद हम फिर नीचे जाते हैं। हाँ हाँ, नीचे जैसे ही गए तो हमारा लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स शुरू होता है। ओके। जहाँ अभी आपने पूछा था ना ओकल कॉर्ड ओकल कॉर्ड, डिसऑर्डर्स, हाँ हाँ तो ओकल कॉर्ड्स में जो मस्से मैंने बताए, हाँ हाँ, बड़े मस्से हो जाते हैं, उससे भी खर्राटे पैदा होते हैं। फिर ओकल कॉर्ड्स के नीचे आ जाते हैं तो वाइंड पाइप, जिसे ट्रेकिया कहते हैं, उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, उसमें कुछ लचीलापन है, तो खर्राटे होंगे। तो ये हमें देखना पड़ता है कि खर्राटे किस कारण से हो रहे हैं, उसका साइट क्या है, और उस हिसाब से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ओके। बट जनरली यदि पेशेंट आता है और वो ओबेज है, तो सबसे पहले हमारी एडवाइस रहती है वजन कि आप वजन कम करें। ओके। और मेरे ख्याल से 70 to 80% पेशेंट्स वजन यदि कम करते तो उनके खर्राटे ऐसे ही गायब हो जाते सर हैं। ये मैं खुद महसूस कर रहा हूँ कि नहीं जब बिल्कुल मेरा बिल्कुल, वजन कम था, ये ज़्यादा था, तो 100% बहुत। सत्य है कि आपने यदि वजन कम किया है तो आपके खर्राटे जाना ही है। मेरी वाइफ खुद बोलती कि अब खर्राटे नहीं आते वजन कम होने से, यानी ये अब, तो अचीवमेंट है। अरे सफल वैवाहिक जीवन वैवाहिक अच्छा जीवन। चल रहा है। सर एक और पूछूंगा, एक स्लीप एपनिया करके टर्म्स आता है, स्लीप एपनिया के बारे ये में खर्राटे, साधारण तरीके। हाँ हाँ हाँ, ये जो खर्राटे में अपन हाँ, बात कर रहे थे, हाँ 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 अभी तो आप आए खर्राटे पे हाँ, कि खर्राटे आ रहे हैं। अभी नींद डिस्टर्ब हो रही है बाजू वाले की। बाजू वाला बराबर। जब ये खर्राटे बढ़ जाते हैं, हम्म, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब जगह ही नहीं रहती, तो आप सांस नहीं ले पाते, और करीब आप 50-60 सेकंड तक आपने सांस नहीं ले पाई तो ब्रेन आपकी बॉडी को सिग्नल देता है, ओके। और आपकी बॉडी एकदम से चेतना अवस्था में आ जाती, उड़ जाती उड़ है, जाती है, हाँ। एकदम से उठते हैं, नींद खुलती है घबराहट के साथ। तो वो ब्रेन सिग्नल देता है आपकी लाइफ बचाने के लिए। ओके। उसने सिग्नल दे दिया, आप उठ गए तो आप सेफ हैं साहब, आप नहीं उठे तो आप सो गए, सोते ही रह जाए। तो ये जो कंडीशन आती है ना, हाँ, हाँ। कि एकदम से नींद खुलती है, इसी को कहा जाता है स्लीप एपनिया। ओहो, ओके। ये खर्राटे का आगे वाला पार्ट है स्लीप एपनिया, कि जब बहुत ज़्यादा खर्राटे बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो आप ब्रीथ नहीं कर पाते हैं, और ऐसे कुछ 50 to 60 सेकंड होते हैं कि ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, और वो आपकी बॉडी को उठाता है। ओके। तो ये जो उठते हैं घबराहट में, इसी को बार बार ऐसा दिन है, मतलब रात में 2-3 बार होता है, तो इसी को स्लीप एपनिया कहा जाता है। इसका मतलब है कि आपको इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ओके। और वो फिर वजन कम करने से भी नहीं होगा, आपको अभी मेडिकल हेल्प लेनी पड़ेगी। अलार्मिंग सिचुएशन रहती हाँ, है। दिस इज अलार्मिंग सिचुएशन, क्योंकि ऐसी बहुत सारी डेथ हो जाती है, पता ही नहीं चलता। सोते 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 जो चले जाते हैं ना, वो स्लीप लोग एपनिया में चले जाते हैं। साइलेंट अटैक। हाँ, साइलेंट अटैक आया, पता भी नहीं चलता है कि रियली ये साइलेंट अटैक था या इट वाज बिकॉज ऑफ द स्लीप एपनिया। तो ये यदि आपकी सिचुएशन आ रही तो आप तुरंत ही डॉक्टर को दिखाएं और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। ओके सर,
मैं अब आखिरी अबाउट टू एंड की तरफ बढ़ते हैं सर। एक और वैसे एसिड रिफ्लेक्स जिसको बोलते हैं कि खाना ऊपर आना या पानी डकार के साथ ऊपर आना, ये मेन तो पेट रोग विशेषज्ञ का होता है, लेकिन मैंने ये देखा है कि आपके उसमें कि ईएनटी स्पेशलिस्ट में भी बहुत ज़्यादा एसिड रिफ्लेक्स के केस आपके पास आते हैं। बहुत इसका ज़्यादा कारण आते क्या हैं। होता है और इसके क्या तकलीफ़ें और देखो, सावधानी कारण तो क्या आपने क्वेश्चन में बता दिए। जी जी एसिड रिफ्लेक्स रिफ्लक्स, ओके जो पेट में अपना एसिड बन रहा है वो ऊपर तक आ रहा ऊपर है। तक आ रहा है। अब एसिड ऊपर आया हाँ तो जो अपनी अंदर की स्किन, जिसको कि म्यूकोजा बोलते म्यूकोजा हैं, बोलते हैं, वो बर्न होती है। एसिड है, बर्न तो बर्न करेगा। करेगा ही करेगा। अब यहाँ आके जब बर्न करता है हमारे, गले में जलन जिसको हाँ, बोलते हैं ओके। लैरिंग्स में बर्न करता है, ओरोफेरिंग्स में बर्न करता है, और इसोफेगस में बर्न करता है, हाँ, हाँ, तो इसको हम लोग रिट्रोस्टर्नल चेस्ट बर्न ये सब कहते हैं। और पेशेंट हमारे पास आता है कि साहब हर समय दर्द बना दर्द रहता है, बना जलन होती है, और ऐसा लगता है कि गले में कुछ फंसा हुआ फंसा है। हुआ। तो ये मेन सिम्टम्स हैं एसिड रिफ्लक्स के। और इसके लिए हमने एक नई टर्मिनोलॉजी लाई है, लैरिंगोफेरेंजियल रिफ्लक्स, ओके जो एसिड ऊपर आके चेंजेस लाता है हमारे लैरिंग्स और फेरिंग्स में, और जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए एक वर्ड हमने डिसऑर्डर के लिए नाम दिया है लैरिंगोफेरेंजियल रिफ्लक्स। ओके एंड दिस इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ द एसिड। एसिड रिफ्लेक्स जो एसिड ज़्यादा बनता है और ऊपर आ जाता है रिफ्लक्स के कारण। अब रिफ्लक्स के कारण ऊपर क्यों आता है? कि यहाँ जो अपना एक वॉल होता है वो थोड़ा ढीला पड़ ढीला जाता है, ओके तो उससे एसिड आके ऊपर आके बर्न करता है, और ये लैरिंगोफेरेंजियल रिफ्लक्स को जन्म देता है। जैसे कि इसमें लगातार जलन होते रहना, कुछ फॉरेन बॉडी सेंसेशन होना, या खाना अंदर नहीं जा पा रहा है ऐसा महसूस होना, या चेस्ट में जलन होना। ओके वैसे तो जो चेस्ट पेन है यूजुअली हमें उसे सीरियसली लेना चाहिए, और सबसे पहले ईसीजी कराना चाहिए कि भाई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन मैंने देखा है कि इसमें 50 to 60% केसेस ये एसिड रिफ्लक्स के रहते हैं। बट सबसे पहले हमें वो कार्डियक कुछ है डिसऑर्डर, तो उसको अलग से ट्रीट कर लेना चाहिए। सर एक और आपके ईएनटी में देखा गया है लोग बच्चे जो होते हैं गलती से कुछ खा लेते हैं और वो गले में फंस जाता है, कई बार नाक में हो जाता है। एक बार मैं आपसे मिल हाँ फॉरेन बॉडी पार्टिकल, फॉरेन बॉडीज इन ईएनटी, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कॉमन इसमें, कि जो भी चीज़ बच्चा खेल रहा है, यूज़ कर रहा है, उसकी आदत रहती है मुंह में डालने की। वो मुंह में डालते ही डालते नाक में चला जाता है, और नाक में फॉरेन बॉडी हो जाती है। नाक में फॉरेन बॉडी आप अनगिनत हैं, अनगिनत मतलब थर्माकोल से लेके वो जो चौक यूज़ करते हैं ना बच्चे, पेम बोलते हैं वो, उसके बाद में मेटालिक जो नट्स रहते हैं, बैटरीज, फिर नाक में नहीं गई, मुंह में चली गई, क्वाइन खा लेते हैं। क्वाइन तो क्वाइन तो बहुत कॉमन रहता है, पर आजकल क्या पता थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है कि हमारी सरकार ने क्वाइन की साइज छोटे कर दिए। ये बहुत ही अच्छा है। मतलब हम लोग सजेशन भी देते हैं कि जो क्वाइन का साइज है वो छोटा किया जाए, ताकि बच्चा कभी ले ले तो वो अंदर ना फंसे, क्योंकि एक ही जगह वो फंसता है, वो है क्रिकोफेरिंग्स। मतलब कि जो हमारी खाने की नली स्टार्ट होती है वो सबसे छोटी जगह होती है, कंस्ट्रिक्टेड जगह, वहाँ फंसता है। और यदि वहाँ फंसा है तो फिर हमें उसे एंडोस्कोपी करके निकालना ही पड़ता है। यदि उसको पास कर लिया क्वाइन ने तो फिर जनरली कहीं नहीं फंसता है, वो पेट से भी निकल के लेटरिन के रास्ते निकल जाता है। पर यदि क्रिकोफेरिंग्स में फंसा है तो हम लोग को बच्चे को बेहोश करना पड़ता है, और क्रिकोफेरिंगोस्कोपी, इसोफेगोस्कोपी करके निकालना पड़ता है। जहाँ तक क्वाइन है तो कोई बात नहीं, बहुत सेफ मामला है। लेकिन यदि बैटरी है तो बैटरी क्या होता है, अंदर जैसे ही जाती तो वो लीक करती और पूरा बर्न कर देती है म्यूकोजा को केमिकल से। जो एल्कलाइन रहता है उसका वो पूरा बर्न कर देता है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने एक बच्चे के खाने की नली से बैटरी निकाली, उसमें पूरा छाला हो गया था, और इतने जल्दी छाला बनता है। मतलब 4 बजे बच्चे ने बैटरी निकला है और आपने रात के 10 बजे निकाला तो आपको छाला मिलेगा। फिर सर्जरी पे ही जाना पड़ता है उसके लिए। हाँ, हमको एंडोस्कोपी करके, इसोफेगोस्कोपी करके वो निकालना पड़ता है, और बच्चे को सॉफ्ट डाइट पे रखते हैं तो छाला ठीक हो जाता है। बट मैंने एक
बहुत ही अजीबोगरीब थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके बताऊंगा कि एक बहुत ही अजीबोगरीब केस देखा है जिसके खाने की नली में, इसोफेगस में 15 साल तक सिक्का फंसा रहा। 15 साल तक? हाँ, एक ही जगह? एक ही जगह। ओहो। वो मेरे यूट्यूब पे शायद डला भी है, हाँ हाँ। और मैंने अभी लास्ट 1 ईयर पहले ही उसको निकाला है। और आपको जानकारी दे दूं कि वो पेशेंट तो इंदौर का ही था, अच्छा। पर वो कहीं से पता चला आया था। हाँ हाँ। मतलब जब वो सिक्का गया था बच्ची छोटी थी, और अभी जब वो मेरे पास आई थी सी वॉज 22 years old। ओहो। तो इतने साल तक सिक्का रह सकता है विदाउट एनी हार्म। बच्ची खा रही थी, पी रही थी। वो तो उसको कुछ खांसी वांसी हुई, तो जो डॉक्टर के पास गई, चेस्ट एक्सरे हुआ तो उसमें दिखा कि यार ये कुछ फंसा हुआ है। ओके। तो ऐसे डायग्नोज हुआ। फिर वो रिट्रोग्रेड में बच्चा गया कि उसको ध्यान आया कि हाँ, मैं जब 7 साल की थी, मैं खेल रही थी, सिक्का निगल लिया था। फिर उस समय हम डॉक्टर के पास गए थे, इधर ऊपर का एक्सरे कराया था, नहीं दिखा था, तो हम लोग ने छोड़ दिया था और भूल गए थे। तो ये हमने निकाला है, लास्ट ईयर ही निकाला है। तो ऐसे भी अजीबोगरीब केस रहते हैं कि कहीं इम्पेक्ट हो जाते हैं, बट रेयरली। आजकल तो फटाफट पकड़ में आता है और हम लोग निकाल देते हैं, कुछ ऐसा और जो प्रॉब्लम नहीं है। नॉनवेज के शौकीन रहते हैं वो कई बार नॉन वेज हड्डियाँ के, या हाँ हाँ फिश हाँ, की बिल्कुल वो बिल्कुल। कांटा जो फंस जाता ईद है, ये भी की फॉरेन ईद पार्टी की ईद के एक दिन पहले ही हमने निकाला था। ओके। ईद की तैयारी में बड़ा सा बल्क खा लिया, वो फंस गया। वो फंस गया, ओहो। और वो हमें निकालना पड़ा। पूरा मटन का पूरा बड़ा सा पीस निकाला ओहो। ईद के एक रात पहले। ईद पहले ही बन गई। तो भैया संभल के आप लोग खाए? तो नहीं, संभल के खाएं। ये है कि एक्चुअली क्या था, जो माता जी थी, हाँ हाँ। उनके दांत नहीं थे, तो वो निकल गई निकल गई। और फंस गया। तो दूसरे एक एक्सीडेंट तो ऐसा होता है, हाँ। और दूसरा एक्सीडेंट इस तरीके से होता है कि यू आर टेकिंग नॉन वेज विथ अल्कोहल। ओके। तो आपने अल्कोहल के साथ लिया, थोड़ा ज़्यादा ले लिया और निगल लिया, तो हड्डी पास नहीं हो पाती, फंस जाती है। तो फिर वो हमें एंडोस्कोपी करके निकालना पड़ता है। जनरली इस टाइप के पेशेंट हमारे पास लेट पहुंचते हैं, मतलब 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन। तब तक वो जो नॉनवेज फंसा रहता है ना, उससे स्मेल आने लगती है। अच्छा। और जब एंडोस्कोपी करते तो पूरी स्मेल आती है, उसके साथ निकालना पड़ता है। तो जनरल पब्लिक को ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ ये नहीं है एडवाइस मेरा, आप खाएं, मज़े करें, कुछ ये नहीं है। वो तो रेयरली होता है, पर जो एक्सपर्ट खाने वाले हैं उन्हीं का होता है। जैसे कि मैंने कॉमनली देखा है, जितने भी मैंने जो कांटे निकाले, मछली के कांटे, वो एक्सपर्ट लोग जो खाते हैं ना, उन्हीं के गले से निकाले। उन्हीं के गले में कांटे फंसते हैं, क्योंकि दे आर कॉन्फिडेंट कि नहीं कुछ नहीं होगा, पर फंस जाते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है, आप खाते रहें, मज़े करते रहें, ये कुछ भी नहीं है सर। तो सर आज का पॉडकास्ट यहीं पे हम एंड करते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे जो दर्शक हैं या एक आम जनता है, उनके लिए आप नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हैं, तो उसके लिए एक क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे अभी जो आज का टाइम है, उस समय जो सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए मेरी एडवाइस है कि बहुत ज़्यादा साउंड से बचें, क्योंकि आपकी जो सुनने की क्षमता है वो बहुत अच्छी है, उसको संभाल के रखें। यदि ये गई तो ये वापस नहीं आएगी, आपको फिर हियरिंग एड्स लगाना पड़ेगा। आप लोग एक बार ब्लूटूथ लगाना पसंद करेंगे, लेकिन हियरिंग एड्स लगाना पसंद नहीं करते हैं, तो उससे बचें। फिर जो कॉमन थ्रोट प्रॉब्लम है कि गले का इन्फेक्शन है, आप एक रेगुलर हैबिट बना लें कि डेली गार्गल करना है, सोते समय गार्गल करना है, तो प्रॉब्लम नहीं होगा, रिकरेंट इन्फेक्शंस नहीं होंगे। यदि हो रहा है तो जल्दी ही ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखा दें। कान का प्रॉब्लम यदि सरसों के तेल से नहीं जा रहा है तो ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखा दें। बहुत ज़्यादा टाइम तक सरसों का तेल यूज़ नहीं करें, लेकिन नाक कान गले का अच्छे से ध्यान रखें। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने कीमती समय से मेरे लिए, मेरे निवेदन पे आपने समय निकाला और उज्जैन से मेरे पास आए पॉडकास्ट के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और तो ये थे डॉक्टर टीएस चौधरी सर, जो कि बाबा महाकाल की नगरी से हमारे साथ यहाँ पधारे थे।
और ऐसे ही अदर डॉक्टर्स के लिए आप अपनी समस्याओं के बारे में हमारे चैनल पे अपने कमेंट्स के द्वारा हमें बता सकते हैं कि आगे आप किस डॉक्टर को देखना चाहते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल द सॉल्यूशन पॉडकास्ट बाय एमटी को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें, जिनसे जिसके कारण उनकी समस्याओं का समाधान यहाँ पे प्राप्त हो सकता है। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी आ सकते हैं, जिसका फॉलो कर सकते हैं, जिसका है TSP/MT 2025 पे हमें सब्सक्राइब करें और और पेज को सब्सक्राइब फॉलो नहीं करें, किया है तो अभी तुरंत करें। तुरंत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच।